क्योंकि सर संवैधानिक रूप से अगर हम देखें तो आज तमिलनाडु में जो कुछ हो रहा है निश्चित तौर पे साफ तौर पे दिख रहा है कि संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं। एक तो इस पर हम आपसे समझना चाहेंगे कि क्या कुछ हो रहा है वहां पर, क्यों हो रहा है, क्या राज्यपाल को ये अधिकार है ये सारी चीजें करने का, बहुमत कब से राजभवन में साबित होने लगे? हम तो हमेशा से विधान सभा के अंदर ही विधायक बहुमत जो है साबित होते हुए देखते आए हैं, पढ़ते आए हैं, लिखते आए हैं। कब से राजभवन में बहुमत साबित करना जरूरी हो गया है सरकार बनाने के लिए? क्या कह रहा है सर? देखिए, भाजपा के शासनकाल में ये जो राज्यपालों को रहने के लिए राजभवन दिया गया है, वो संविधान का फांसीगर बन के रह गया है। और संविधान को, संविधान के मूल्यों को और लटकाने का काम ये हो रहा है। और ये पहली बार नहीं हो रहा। देखिए महाराष्ट्र में इन्होंने किस तरह से राज्यपाल को रात में भोर में जगा दिया और सुबह खड़ा कर दिया। उसको पता ही नहीं था कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन डिप्टी सीएम बनेगा और कितना बहुमत है, कहां पर समर्थन है, कुछ भी नहीं। तब उस राज्यपाल को नहीं दिखाई पड़ रहा था कि संविधान क्या कह रहा है। और इस राज्यपाल को, यह जो भाजपा का कार्यकर्ता और नेता रहा है, ये जो राज्यपाल नहीं है बल्कि द्वारपाल है नरेंद्र मोदी जी का, ये संविधान की हत्या पे उतारू है। और ये संविधान ही नहीं, जो पूर्ण पीठ का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, एसआर बम्बई केस का, उसमें जो सिद्धांत प्रतिपादित किया है, जिसको अभी तक किसी हाई कोर्ट ने इस पर सवाल भी नहीं उठाया, किसी सुप्रीम कोर्ट की किसी बेंच ने इस पर किसी तरह की बहस करने की या रिव्यू करने की, रीथिंक करने की बात नहीं की। सरकारिया कमीशन बनी थी स्टेट और उसके रिलेशन के लिए, सेंटर के लिए। इस मुद्दे पर सरकारिया कमीशन ने सर्वसम्मत से कहा था कि जो लार्जेस्ट पार्टी होगी उसको राज्यपाल बुलाएगा और उनको समय देगा कि वो सदन में अपना बहुमत साबित करेगी। उसके बाद ये मसला उठा कि साहब बहुमत साबित करने का स्थान क्या, सदन में बहुमत की बात नहीं की थी, कहती बहुमत साबित करे। अब बहुमत के नाम पर राज्यपाल अपने यहाँ जब परेड कराने लगे, राज्यपाल के परेड में जब धांधली शुरू हो गई, बहुमत को अल्पमत घोषित किया जाने लगा, तो एसआर बम्बई का केस गया सुप्रीम कोर्ट। और एसआर बम्बई के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्लोर टेस्ट जो है वो सदन में होगा, वो राजभवन में नहीं होगा। राजभवन में केवल वो अपने जीते हुए लोगों या समर्थकों की सूची देगी। अगर वो कोई प्री पोल अलायंस है और वो लोग मिल के लड़े हैं तो उनकी सूची देगी। अगर कोई पोस्ट पोल अलायंस हुआ है उस पार्टी के साथ तो उनकी सूची देगी। अभी तक किसी और पार्टी ने नहीं क्लेम किया है, लेकिन फिर भी राज्यपाल एक सपना देखना चाह रहा है कि सदन में जिसके पास एक सीट है उसकी सरकार हम बनवा सकते हैं। और इसके लिए गुणागणित चल रहा और केवल बंगाल के में ताजपोशी के लिए जो फैसले लिए जाएंगे उसका इंतजार हो रहा। जैसे बंगाल से जहाज उड़ेगा अमित शाह का दिल्ली के लिए, वैसे ही यहाँ की सारे बिसाते बीत जाएंगी। तो कहीं से भी ये संवैधानिक जड़ता का समय नहीं है। आंख मूंद कर राज्यपाल को चाहिए था कि वो सुपरस्टार जो विजय है उनको इनवाइट करे और उनको कहे कि हफ्ते में 10 दिन में 5 दिन में आप सदन में अपना बहुमत सिद्ध करिए। आज सदन में बहुमत सिद्ध करना, जब डीएमके कह रही कि हम इस सरकार को किसी भी तरह से अस्थिर नहीं करेंगे, डिस्टर्ब नहीं करेंगे, 6 महीने तक इसकी कारगुजारी देखेंगे, तो अब कोई बात ही नहीं है कि किसी तरह का संवैधानिक संकट है। ये राज्यपालों के जरिए किस तरह से इस्तेमाल, देखिए विपक्षी सरकारों को या तो बनने नहीं देंगे और बन जाएगी सरकार तो चलने नहीं देंगे। तमिलनाडु का ही मैं बता रहा हूँ, 10 बिल जो है ये डीएमके सरकार के, स्टालिन के पास नहीं करा रहे थे और सारे बिल गरीब मिनिमम वेजेस पे है, मिड डे मील पे है, कामगारों के तनख्वाह पे है, स्त्रियों के इशू पर है। और केरला में 3 बिल, आपको आश्चर्य होगा, धनखड़ बेईमान धड़कर के जमाने में 19 बिल वेस्ट बंगाल में ममता दीदी के रोके गए थे। ये सारे वेलफेयर के बिल थे। तेलंगाना में 3 बिल और कर्नाटका में 10 बिल। अभी जो जस्टिस पारदीवाला ने
तमिलनाडु वाला जो केस किया, ऐतिहासिक केस डिसाइड किया कि राज्यपाल मनमानी कर रहे हैं, राज्यपाल पावर का रंगमंच हो गया है, और कोई भी बिल अगर 1 महीना 2 महीना 3 महीने का उन्होंने डेट फिक्स किया कि अगर नहीं राज्यपाल निर्णय लेते हैं तो वो स्वतः पारित माना जाएगा। राज्यपाल की निरंकुशता एकदम बेलगाम हो गई है, और ये सीधे सीधे तमिलनाडु में लोकतंत्र की हत्या पे उतारू है। और इसीलिए ये सारा का सारा खेल इसीलिए संविधान के भी खिलाफ है जी। के राय सर, ये जो 107 विधायकों के इस्तीफा देने की बात चल रही है, अगर 107 विधायक इस्तीफा दे देंगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा? कितना कारगर उपाय है ये विरोध का? अगर 107 विधायक इस्तीफा देते हैं, भाजपा फिर से चुनाव करा लेगी, चुनाव करा करके वहां पर अगर जो परिस्थिति बनेगी उसके हिसाब से फिर वो आगे डील करेंगे। कितना कारगर उपाय है ये? सर एक सवाल पे और मैं बोल लूं, ये जो बहुमत फ्लोर पे सिद्ध होगा, ये तो लग ही रहा है कि सिद्ध होगा। अगर बहुमत नहीं भी सिद्ध होता है तो इस देश में अल्पमत की भी सरकार चली है। अगर तमिलनाडु की जो पार्टी डीएमके है वो फर्स्ट मीटिंग में नहीं शामिल हो, उन्होंने कह दिया कि 6 महीने तक हम इस सरकार को गिरने नहीं देंगे, सरकार को चलने देंगे, तो वो फर्स्ट मीटिंग में अगर वो नहीं शामिल होंगे और उनके करीब करीब समझिए कि 59 विधायक हैं, तो अपने आप मेजॉरिटी इनकी हो जाएगी। हिंदुस्तान में केंद्र में एक अल्पमत की सरकार 5 साल चली है। अगर आपको याद हो, कभी भी बहुमत नहीं मिला नरसिम्हा राव को, और वो सपोर्ट कर होती, इधर लेफ्ट फ्रंट सपोर्ट कर रही थी, उधर बीजेपी सपोर्ट कर रही थी, और कई बार उनके अविश्वास के प्रस्ताव आए। जब लेफ्ट फ्रंट अविश्वास का कोई प्रस्ताव लाती थी तो बीजेपी बहिष्कार कर देती थी, बीजेपी जब कोई लाती थी अविश्वास का प्रस्ताव कभी लाई तो लेफ्ट फ्रंट ने बहिष्कार किया। तो फ्लोर में कहीं भी कोई रिजोल्यूशन इस सरकार को गिराने का नहीं हो सकता। तो अगर वो अल्पमत में भी है तो सरकार बना सकते हैं। चंद्रशेखर जी की भी सरकार तो चली थी, तो 52 लोग थे ही, 52 लोग थे ही उनके पास। तो ये केवल ये बहुत अच्छी बातें विनय भाई ने, रामचंद्रन जी ने, शशि जी ने कही है। असली मसला गणित का अपनी जगह है, लेकिन असली मसला ये कि जो इंडिया गठबंधन, कांग्रेस ने जो सपोर्ट कर दिया है विजय को, ये भाजपा के गले में नहीं उतर रहा है। शॉकिंग था डीएमके के लिए भी और स्टालिन के लिए भी, लेकिन तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जो डिलिमिटेशन के सवाल पर, फेडरलिज्म के सवाल पर, सेंटर स्टेट रिलेशन के सवाल पर, त्रिभाषा फार्मूला के जरिए तमिल भाषा की मर्यादा के सवाल पर, और नीट में तमिल विद्यार्थियों के रिजर्वेशन के सवाल पर कि उनको सुनिश्चित किया जाए कि तमिलनाडु के लड़के मेडिकल उसमें जाए, तो बड़ी ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी। तो तमिल जो है, जो तमिल गवर्नमेंट थी वहां की डीएमके की, या जो भी गवर्नमेंट अब बनने जा रही, इन्होंने खुद कहा है, लोग कह रहे थे ये फिल्मी, देखिए ये गिनती का तो मसला ये है कि अगर आपको याद हो कि नरसिम्हा की ये टी रामा राव ने, क्या नाम था उनका जो हीरो, वो अपने सारे विधायकों को लेकर दिल्ली के एनटी रामा राव ने दिल्ली के राजपथ पर एक जुलूस निकाला था जब इनके सरकार को इनवाइट नहीं किया जा रहा था या गिरा दिया गया था, तो और पूरे देश में दबाव बना दिया था। दिल्ली में सारे विधायक उनके सड़कों पर चले थे और संसद की तरफ कूच किए थे। तो ये तमिलनाडु की जो राजनीति है वो मोदी के लिए, और ये जो सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस है मोदी सरकार का, उसके खिलाफ बहुत बड़ी चुनौती है। जो हाल ममता जी जिस तरह से लड़ी, उससे ज्यादा बेहतर और ज्यादा सुसंगत तरीके से इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। तो लेकिन वो समय का जो अंतर है ना, वो बहुत बड़ा है। उस समय जो लोग सत्ता में बैठे थे और आज जो सत्ता में बैठे हैं, जो सत्ता में उस समय बैठे थे, उनका एक मॉरल था, वो मॉरल से बंधे थे, सिस्टम से बंधे थे, संविधान के प्रति उनका रवैया जो था वो ऐसा नहीं था, वो संविधान को घृणित रूप से नहीं देखते थे, संविधान का सम्मान करते थे। लेकिन आज जो है वो बिल्कुल बात। और एक चीज इसमें यह भी हम लोगों को देखना चाहिए कि सरकार न बनने देना तमिलनाडु के जनता का भी अपमान करना है। तमिलनाडु के जनता ने एक मंशा अपनी व्यक्त की है
कि हम इस बार विजय को मौका देंगे और स्टालिन के खिलाफ कोई पुतले नहीं जला रहे थे या स्टालिन की सभाओं को डिस्टर्ब नहीं किया जा रहा था, लेकिन लगा उनको कि स्टालिन से बेहतर हम एक विकल्प हमको दिख रहा दे रहे, तो ये जनता का जो जनादेश है उसको भी अपमानित करने वाला बात। तो मुझे खतरा बस यही लग रहा है कि कितना डिले ये कर सकते हैं। जनादेश स्वीकार कब है? पर मैं समझना चाहूंगा फिर आपसे कि भाजपा जनादेश को मानती है, ये क्या बड़ा सवाल नहीं रहा है? हम चुनाव दर चुनाव यही तो देखते आए हैं, यही तो बात करते आए हैं। हर बार कभी राजीव कुमार के आदेश से सरकार बनती है, कभी ज्ञानादेश से सरकारें बन रही हैं। तो भाजपा को ये कहना पड़ेगा कि हम संविधान को नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। लार्जेस्ट पार्टी को बुलाने की तो एक सुदीर्घ परंपरा रही है और उसको मौका दिया जाता है। बाकी प्री पोल और पोस्ट पोल अलायंसेस देखा जाता है। तो इसमें तमिलनाडु का तो बहुत क्लियर कट केस है, इसमें कोई दुविधा नहीं है, इसमें कोई संख्या का भी झगड़ा नहीं। आप जो है सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी, आप सोचिए 107 और 59 करीब दोनों स्टेट में विजय को सीट मिला, 59 और 107। तो कोई रस्सा कसी भी नहीं है कि 100 और 107 का है और कुछ तोड़ लेंगे कुछ फोड़ लेंगे। जितना भी कर सकते हैं, ये कोई दूसरी सरकार ये बनने नहीं दे, बनाना इनके लिए संभव नहीं और करेंगे। और इस्तीफा अगर हो गया, अगर विजय की पार्टी के 107 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया तो इस देश के लोकतंत्र में एक भूचाल आ जाएगा। अगर दक्षिण से कोई बगावत की, और यही समय है, राहुल गांधी ने जिस तरह से सबको जोड़ने और बांधने की कोशिश की, जिस तरह से स्टालिन से बात किया, जिस तरह ममता से बात किया, और इन लोगों ने भी इंडिया गठबंधन के प्रति अपने कमिटमेंट को दोबारा उजागर किया, जाहिर किया है। यह भूचाल जो है फिर यह केंद्र, फिर संसद में समझिए कि भूकंप जैसा होगा। फिर तमिलनाडु के विधानसभा से ज्यादा बवाल जो है भारत के संसद में होगा। तमिलनाडु के जनता के साथ इतना बड़ा विश्वासघात अगर अमित शाह और मोदी करेंगे तो उसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा इनको। और एआईडीएमके डीएमके में कॉम्बिनेशन की कोई बात, एआईडीएमके तो एक तरह का शोरूम हो गया है भाजपा का, जैसा कि लोग दक्षिण की राजनीति को समझने वाले बताते हैं। तो इनके बीच में कोई ब्रिज बनता हुआ होगा, ये संभव नहीं दिख रहा।